और कल हम बात कर रहे थे माइस्क्ल फंक्शंस के बारे में, और हमने कल बात किया था एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। अगर आपको याद होगा तो एक बार फटाफट हम याद कर लेते हैं। हमने बताया था फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होता है, और कल हमने ऑर्डर बाय क्लॉज को भी देखा था। ठीक है, तो याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालें और सबसे पहले ध्यान करें कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लास, फर्स्ट हमने बात किया था ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में कि हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज से हम रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। साथ ही साथ कल हम बात कर रहे थे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। हमने बताया था कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक हमारा सिंगल रो फंक्शंस होता है और एक हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है। सिंगल रो फंक्शंस जो कि सिंगल रो के ऊपर काम करते हैं, उसके मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं, मतलब हर एक रो के लिए सेपरेट आउटपुट आता है। और एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप ऑफ रोज पे काम करता है, ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर काम करता है। ठीक है, और एक सिंगल रो फंक्शंस के अगर एग्जांपल्स आपसे पूछे जाए तो आप बता देना स्ट्रिंग फंक्शन। जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन आपने पढ़े थे दीज ऑल आर द सिंगल रो फंक्शन। जितने भी आपने डेट एंड टाइम फंक्शंस देखे हैं वो सब के सब सिंगल रो फंक्शन हैं, और जितने भी आपने न्यूमेरिक फंक्शंस देखे हैं दीज ऑल आर आल्सो द सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं एग्रीगेट फंक्शंस की बात करूं तो एग्रीगेट फंक्शंस में मैंने आपको ओके तो एग्रीगेट फंक्शंस की अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस हैं, तो मैंने आपको कुछ एग्रीगेट फंक्शंस बताए थे एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्रीगेट फंक्शंस। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, नाम बताइए फटाफट। आप चैट बॉक्स में नाम लिख के भेजिए मेरे को, एग्रीगेट फंक्शंस आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कल मैंने आपको एवरेज फंक्शंस के बारे में बताया था। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सम के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया था। तीसरा एक फंक्शन था काउंट को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक काउंट के साथ स्टार लगा देते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ रोज, और एक काउंट के साथ हम कॉलम का नाम लगा देते हैं, है ना, कॉलम नेम लगा देते हैं। तो कॉलम नेम जब आप लगाओगे तो नल वैल्यू को ये काउंट करेगा, यानी कि नल वैल्यू को इग्नोर करेगा ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स और एक एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास मीन। तो आज हम इन सभी एग्रीगेट फंक्शंस को वन बाय वन देखेंगे। काउंट के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैक्स फंक्शंस कि मैक्स फंक्शंस क्या करता है। अगर हम मैक्स फंक्शंस की बात करें तो इट विल रिटर्न्स द मैक्सिमम, इट विल रिटर्न्स द मैक्सिमम, रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू कॉलम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी कॉलम्स के या उस कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पता करने हैं तो यू हैव टू यूज द मैक्स फंक्शन। बट अगर आपको मीन वैल्यू पता करने हैं तो यू हैव टू यूज द मीन फंक्शन एंड इट विल रिटर्न द मिनिमम वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा ये हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा, जैसा कि आप दिखाता हूं मैं अभी आपको। एंड द लास्ट वन इज द सम फंक्शंस कि सम फंक्शंस का क्या यूज है। सम फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द टोटल, हम इसका यूज करते हैं टोटल कैलकुलेट करने के लिए। सम ऑफ वैल्यूज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू यूज द सम फंक्शंस। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज है ना, किसी खास कॉलम्स के, किसी गिवन कॉलम्स के या एक्सप्रेशंस के अगर टोटल वैल्यूज निकालने हैं तो उसके लिए हमें सम फंक्शंस को यूज करना चाहिए। तो चलिए इन सभी एग्जांपल्स को वन बाय वन हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, हमने सबसे पहले देखना है मैक्स फंक्शंस को, फिर हम चेक करेंगे मीन फंक्शंस को, और फिर हम चेक करेंगे सम फंक्शंस को। इसी बीच में हम आपको आज बता देंगे एवरेज के बारे में, एक बार रिपीट कर देंगे और एक बार काउंट को भी याद करा देते हैं। ठीक है, सो दैट कि आप सही तरीके से इसे समझ सके। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्वल फंक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के ऊपर में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। हम माइस्क्ल के अंदर आ जाते हैं।
MySQL मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने डेटाबेस को ओपन करूंगा। तो मेरा डेटाबेस का नाम है यूजस्टैम्प और इसके अंदर में हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। तो उस टेबल्स में मैंने कल कुछ टेबल्स यूज किए थे। कल हमने एक स्कोर या मार्क्स टेबल को यूज किया था, ठीक है, और मार्क्स टेबल के ऊपर हम काम कर रहे थे। और कल मैंने आपको दिखाया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। ओके, तो हम मार्क्स टेबल को चेक कर लें। यहाँ पे हमने क्या किया था, काउंट वैल्यू को मैंने यूज किया था। तो चलो सबसे पहले मैं आपको मैक्स वैल्यू बताता हूँ कि व्हाट इज द मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू। तो मैं ये मैक्स और मीन यहाँ नहीं यूज करूंगा, मैं मैक्स और मीन मैं यूज करूंगा EMPL पे, ठीक है, सो दैट की वी विल गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम भी पता है और मिनिमम भी पता है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, इफ यू लुक एट दिस टेबल इन प्रॉपर वे, और मैं आपसे कहता हूं कि बाबू मुझे सैलरी का मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो सैलरी की ये मैक्सिमम सैलरी है, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए सैलरी की तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मैक्स और मिन फंक्शन हमें वही वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट मैक्स, और कॉलम का नाम दे दिया सैल, और एंटर। तो देखो ये हमारा मैक्सिमम आ गया। अब मैं मैक्स के जगह पे अगर मैं मीन दे दूंगा और यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया सेल, तो नाउ इट्स गिविंग अस मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान करो कि मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको क्या बताए थे, तो वही वाला वैल्यू आपको यहाँ पे देखो मैक्स और मीन के तौर पे वापस हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, एंड द सेम वी आर गेटिंग द आउटपुट, हमें वही आउटपुट मिल रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ द मैक्स एंड मीन। मैक्स एंड मीन के बाद अगर हम बात करें कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सम फंक्शन, अब हमें सम फंक्शंस को यूज करना है। तो सम फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, तो क्या करना है, सेलेक्ट सम और यहाँ पे कॉलम का नाम हमें देना है, एंड देन हम टेबल का नाम दे देते हैं। तो ये देखो सम निकाल दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट सम और मार्क्स टेबल से, मान लो मार्क्स टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम थे, एक बार याद कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉलम थे मार्क्स टेबल के अंदर में MM के नाम से और SM के नाम से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट सम और मैंने लिख दिया MM फ्रॉम मार्क्स। देखो ये हमें सम करके दे देगा, ठीक है। काउंट और एवरेज का मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एवरेज के केस में क्या होता है कि एवरेज जो है वो नल वैल्यू को हमेशा इग्नोर कर देता है, तो उसको काउंटिंग में नहीं रखता है, और काउंट फंक्शन भी यही काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ COUNT काउंट स्टार, ठीक है, काउंट COUNT काउंट, ठीक है, काउंट नेम, ओके, नेम काउंट COUNT काउंट MM, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे मैक्स भी लिख सकते हो, मैक्स MM, मीन MM, ठीक है, मैं यहाँ पे मीन MM भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सम MM भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज MM भी लिख देता हूँ, या मैं एवरेज MM और SM भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से फ्रॉम मार्क्स टेबल आप सारे एग्रीगेट फंक्शंस को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी द हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट, दिस इज द काउंट स्टार। अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ रोज। काउंट स्टार हमेशा क्या बताता है, हमें टोटल नंबर ऑफ रोज बताता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज बता रहा है। काउंट नेम क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एंट्री, एंट्री कितने हैं नेम कॉलम के अंदर, और ये सारे वैल्यू है, नल वैल्यू इसमें से एक भी नहीं है, इसलिए ये हमें 4 दे रहा है। काउंट MM क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू है, नल भी है, इसलिए इसने हमें 3 वैल्यू दिया। मैक्सिमम MM जब हमने निकाला तो इसने क्या किया, हमें यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा है कि MM की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 60। मीन ऑफ MM निकाला तो MM की मिनिमम वैल्यू क्या है, 50। सम ऑफ MM निकाला तो 50 50 100 प्लस 60 160। एवरेज ऑफ MM निकाला तो इसने 160 को 3 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो 160 को 3 से डिवाइड करोगे तो 53 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और SM का एवरेज निकाला तो 7.5 आ जाएगा, और इसको 4 से इसने डिवाइड किया होगा, ठीक है। 20 20 40 40 माइनस 10 30 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5, ठीक है। तो इस तरह से इसने 7.5 कैलकुलेट कर दिया। तो दैट इज द यूज ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन। ये हमने देखा कि हम एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे आपसे ये कह दिया जाए कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द एग्रीगेट फंक्शन,
एग्रीगेट फंक्शंस को अब हम फर्दर ग्रुप के तौर पे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि एग्रीगेट फंक्शन जो है इसे हम ग्रुप फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो क्या मतलब है इस ग्रुप फंक्शंस का? मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा ग्रुप फंक्शन है और ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, तो अभी तक तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, एक चीज आपको समझ में आया होगा कि whatever result you are getting that result in a group, मतलब ये या तो कंप्लीट रिकॉर्ड को देख के एक ही आंसर हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन हम इसका क्या कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिक्वल फंक्शन। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि सिक्वल फंक्शंस दो तरह के होते हैं, सिंगल रो, मल्टीपल रो। दिस इज नोन एज अ ग्रुप एंड एग्रीगेट। सिंगल रो के ऊपर काम करता है एट ए टाइम। सिंगल रो फंक्शन रिटर्न रिजल्ट फॉर एवरी रो, जितने भी रो होंगे उन सबके लिए वो रिजल्ट को रिटर्न करेगा। नहीं समझे तो इसको चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो इफ सपोज कि आई एम गोइंग टू राइट अ कमांड, मैं एक कमांड लिखता हूं मान लो, और मैंने यहाँ पे कमांड लिखा सेलेक्ट लेंथ LENGTH लेंथ सेल फ्रॉम EMPL। तो देखो इसने क्या किया, इसने सभी सैलरी का लेंथ कैलकुलेट करके दिया। तो कितने 9 आउटपुट आए, क्योंकि 9 रोज थे। तो इसका मतलब लेंथ हमारा सिंगल रो फंक्शन कहलाएगा। उसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट सम लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं सेलेक्ट सम, मैं क्या लिख दूं यहाँ पे सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMPL, तो देखो इसने मुझे सिर्फ एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा ग्रुप फंक्शन हो गया। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ग्रुप फंक्शंस का यूज आपके समझ में आ गया कि ये मल्टी रो फंक्शंस और सिंगल रो फंक्शंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल डेटा पर काम करेगा लेकिन एग्रीगेटेड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बारे में प्रॉपर समझने के लिए। अच्छा, एक चीज ये डिफरेंस भी याद रखिएगा कि दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैविंग द डिफरेंस। सिंगल रो वर्क्स अपॉन द डेटा ऑन अ सिंगल रो एट a time, returns a single result for each row. Multiple row works on a group of rows and returns a single result for the group. Now we are going to talk about the group by. अब हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज का काम क्या होता है कि on the basis of the similar types value, on the basis of the similar type value, ठीक है, on the basis of the similar type value, एक जैसे वैल्यू के बेस पे ये क्या करता है, ग्रुप रिकॉर्ड को ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर टाइप्स वैल्यू, और सिमिलर वैल्यू कर दो, सिमिलर टाइप की जगह पे सिमिलर वैल्यू कर दो। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर वैल्यू रोज आर ग्रुप्ड into different groups, into several groups। ठीक है, जो रोज हैं उसको कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आइडेंटिकल वैल्यूज के बेस पे, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बेस पे रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाता है। एंड द ग्रुपिंग रिजल्ट्स इनटू द समरी रिकॉर्ड्स पर ग्रुप। अब जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो समरी रिकॉर्ड्स के रूप में आएगा हमारे पास, यानी कि पर ग्रुप्स का हमें रिजल्ट मिलेगा इंडिविजुअली, पर ग्रुप्स का हमें इंडिविजुअली रिजल्ट मिलेगा। अब जरा इस चीज को समझना, मान लीजिए कि आपके स्कूल में टोटल 14 गर्ल्स हैं, ठीक है, और मान लीजिए 50 बॉयज हैं। ओके, मैं मान लेता हूं कि इतने बच्चे हैं क्लास सीनियर सेकेंडरी में, सपोज करता हूं। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि कोई रिपोर्ट मुझे गर्ल्स के बेसिस पर, बॉयज के बेसिस पे इंडिविजुअली मिले, मतलब टोटल रिपोर्ट मिले गर्ल्स का और टोटल हमें मिले बॉयज का, तो ऐसे केस में हमें यूज करना होता है ग्रुप बाय का, हमें यूज करना होता है ग्रुप बाय क्लॉज का। ग्रुप बाय क्या करता है कि सिमिलर आइडेंटिकल वैल्यूज के बेस पे रिकॉर्ड्स को ग्रुप में कंबाइन कर देता है। चलिए इसका जरा सा एग्जांपल देखते हैं, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट। अब अगर मान लीजिए, अब ग्रुप बाय के साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा ग्रुप बाय के साथ हम सिंगल रो फंक्शंस को यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको ग्रुप बाय करना चाहता हूं, सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। ठीक है, अब हमारे पास, सॉरी सैलरी नाम का तो कोई कॉलम है नहीं, तो EMPL, और यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिग्नेशन नहीं है, कोई डिजिग्नेशन नहीं है, तो चलो मैं सबको एक कॉलम में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे पहले ऑल्टर टेबल, मैंने एक कॉलम ऐड किया ऑल्टर टेबल, और एक जेंडर और एक डिजिग्नेशन, मैं दो कॉलम ऐड करूंगा यहाँ पे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हो गया हमारा EMPL
ऐड, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर कैर, और मैं यहाँ पे कैर साइज 1 दे देता हूँ, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे ऑल्टर टेबल जेंडर के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिग्नेशन, और डिजिग्नेशन को मैं यहाँ पे कैर 10 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ, सब कुछ करो, जस्ट मैं या क्लास कर देता हूँ, जगह पे मैं इसको क्लास कर देता हूँ, ठीक है, क्लास कर देता हूँ, ओके, और कैर 15, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कॉलम और ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो डेटा देखने को मिल रहा है उसमें 2 नल वैल्यू आ गए, एक क्लास हो गया और एक जेंडर हो गया, आ गया हमारा। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको कुछ वैल्यू दे दूं, तो फटाफट मैं यहाँ पे अपडेट कमांड चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ यहाँ पे, अपडेट कमांड। तो अपडेट टेबल का नाम लिखा है EMPL सेट जेंडर इक्वल टू जल्दी आ जाओ शाबाश, इक्वल टू मेल, अच्छा है ना, वेयर ID इन, अब मैं यहाँ पे ID लिख देता हूँ, ID इन, और मैं ID लिख देता हूँ 102 105 103 201, ठीक है। अच्छा नाम देख लो ना, नाम देख लो, तो पता चला गलत हो गया ना, 102 103 को नहीं देना है मुझे, क्या, अच्छा मेल जेंडर था ना, ठीक है, 102 103 107 एंड 107 109, 109 के बाद समीर हो गया, मानवी हा को, चलो हा को भी मैं यहाँ पे 203 कर देता हूँ, कोई भी नाम रह जाएगा, और 205 कर देता हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इन सबको अननोन कॉलम ID लिख दिया था क्या, वेयर ई कोड नॉट ID ई कोड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इतना रिकॉर्ड तो मैंने अपडेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसमें मेल आ गया। अब जो जो नल वैल्यू है उनको हम क्या करते हैं, फीमेल कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, अपडेट एंड वेयर ई कोड वेयर जेंडर इज नल, ठीक है, क्या लिख दिया, जेंडर इज नल, और यहाँ पे मेल के जगह पे मैं इसको फीमेल कर देता हूँ, ओके। आगे हमारा 3 रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब क्लास की बात करते हैं, तो सबको मैं क्लास असाइन करना चाहता हूँ। तो चलो क्लास में तो मैं रेंडमली क्लास असाइन कर देता हूँ, ठीक है, मैं रेंडमली एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया 12B, है ना, मैं ऐसे दे रहा हूँ, रेंडमली दे रहा हूँ, इसलिए डोंट वरी, वेयर 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 ई कोड इन, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ ई कोड 102 107 109 205 201, ठीक है, ये मैंने दे दिया, ओके। अब इसको ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ दे दिया उसको आगे नहीं दूंगा, अभी इसको क्लास को मैं 12C कर देता हूँ, तो या 12D भी करूंगा मैं, तो 12D में 102 हो गया। अब मैं इसको 103 को दे देता हूँ, 107 हो गया, 104 हो गया, 104 को भी दे देता हूँ, और 108 को नहीं दे रखा ना कुछ, तो 108 को भी दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 12C दे दिया, हो गया। तो अब देख लेते हैं, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट चलाता हूँ, तो अब हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड बचा है, तो उसको मैं 12D दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जेंडर इज वेयर, ये क्लास को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 12D, ठीक है, और कोड दे देता हूँ 203। अब इनके जगह पे मैं और भी कुछ लिख सकता था, बट हमारा काम हो गया। तो नाउ आई एम हैविंग द रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पे आपको ग्रुप बाय को यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, देखना ध्यान से देखना, कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इतना ही लिख के सेमी कॉलन दे दूं तो देखो क्या होगा, ये इसने हमें दिखा दिया मेल 9, इसने दिखा दिया मेल 9, ये गलत आउटपुट है। क्या हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जो मेल जेंडर से हैं? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो इसी रिकॉर्ड को सही करने के लिए अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाय जेंडर। अब जैसे मैंने ग्रुप बाय जेंडर लिखा, तो इसने क्या किया, इस कंप्लीट रिकॉर्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इस होल रिकॉर्ड्स को इसने क्या किया
कि इसने इस कंप्लीट रिकॉर्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेल वाला रिकॉर्ड अलग हो जाएगा और फीमेल वाला रिकॉर्ड अलग हो जाएगा। तो टोटल कितने मेल है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा M6 एंड F3। देखिए यही आउटपुट हमें मिलने वाला है यहाँ पे। नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की एंड यू विल सी व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग। तो ये देखो, अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ मैंने जेंडर लिखा और यहाँ ग्रुप बाय भी जेंडर किया, देन आई एम गेटिंग द करेक्ट आउटपुट, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। एक चीज ध्यान रखना है कि आप उसी कॉलम को दिखाओ जो आपको यूज कर रहे हैं, ग्रुपिंग उसी। अगर किसी कॉलम का एक्स्ट्रा नाम दिखा रहे हो, एक्सेप्ट द अनदर थिंग, मान लो यहाँ तो हियर आई एम यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन, लेकिन एक्सेप्ट द एग्रीगेट फंक्शन अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो ऐसे केस में मुझे प्रॉपर कॉलम का नाम लिखना होगा, अदरवाइज वी विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका हो गया काउंट फंक्शन का। अगर इसी जगह पे मान लीजिए मैं सम फंक्शंस को यूज करना चाहता हूँ, अब किसी की सैलरी, मुझे जेंडर वाइज सैलरी देखनी है या मैं क्लास वाइज देखना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, मैंने डेटाबेस गलत है, टेबल गलत है, बट यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया क्लास और यहाँ पे भी मैं क्लास देता हूँ। तो देखो 12th बी में 5 बच्चे, 12th सी में 3 है, 12th डी में 1 है, 5 3 8 1 9 हो गया। अब इसी जगह पे अगर आपको मान लीजिए इसमें और भी इंफॉर्मेशन देखना है, आपने क्लास वाइज आपको मैक्सिमम भी देखना है, तो मैक्सिमम ऑफ सेल चेक करना है, आपको मिनिमम ऑफ सेल भी चेक करना है, यहाँ पे मिनिमम ऑफ सेल चेक करना है, आपको सम ऑफ सेल भी देखना है कि भाई क्लास वाइज क्या समम है ना। तो देखो इतने सारे फंक्शन मैंने लगा दिए। अब इस सभी रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट एक काउंट सिंपल सेलेक्ट स्टार लगा देता हूँ, नाउ यू आर एबल टू कंपेयर इट। अब इसको जरा ध्यान से कंपेयर करो, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। इसने काउंट स्टार में 12th बी में 5 रिकॉर्ड बताया था, 12th बी में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स हैं 12th बी में। उसके बाद देखो 12 सी में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3। ठीक है, 12 डी में 1 स्टूडेंट्स है, तो चलो काउंट करते हैं 12 डी में 1 स्टूडेंट्स है, हो गया हमारा इतना। अब देखो यहाँ पे इसने मैक्स सैलरी दिखाया, मैक्स ऑफ सैलरी इसने कैसे दिखाया, जरा सा इस चीज को ध्यान में रखो। मैक्स ऑफ सैलरी दिखाने के लिए इसने क्या किया, 8 6 8 9। अब 12th बी की मैक्सिमम सैलरी को देखना है, तो 12th बी वाला जितने रिकॉर्ड्स है उसको ढूंढो, 12th बी में से जो मैक्सिमम सैलरी है वो देखो, 12th बी एक नीचे वाला भी रिकॉर्ड है 12th बी, और 12th बी आपका ये दोनों रिकॉर्ड भी 12th बी है। ठीक है, उसके बाद आपका एक रिकॉर्ड ये भी 12th बी है। अब इतने रिकॉर्ड में से मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो 8698। मिनिमम क्या है, तो 4569। देख लो सम ऑफ सैलरी, इन सबको ऐड कर दोगे तो तुमको यही वैल्यू मिलेगा। अब 12th सी में देखो 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैक्सिमम ये हो गया, मिनिमम ये हो गया, सम ऑफ सैलरी ये हो गया। एक ही रिकॉर्ड है तो इसका मैक्सिमम भी यही है, मिनिमम भी यही है, और सम ऑफ रिकॉर्ड भी यही है, सम ऑफ सैलरी भी यही है। तो दैट इज द यूज ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम एक हैविंग क्लॉज भी यूज करते हैं, एंड दैट इज हैविंग क्लॉज इज जनरली यूज्ड टू अप्लाई द कंडीशन। हैविंग क्लॉज इज जनरली यूज्ड टू अप्लाई द कंडीशन। अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करना है उसके ऊपर, अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो ग्रुप के ऊपर, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है हैविंग क्लॉज की। वी आर यूजिंग द हैविंग क्लॉज टू पुट द कंडीशंस ऑन द ग्रुप। ग्रुप के ऊपर अगर कोई कंडीशन लगाने हैं तो वी आर गोइंग टू यूज द हैविंग क्लॉज हियर। ठीक है, तो हैविंग क्लॉज के साथ हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि ग्रेड E4। मान लीजिए कि आपने क्वेरी लिखा और आप उस क्वेरी के ऊपर चाहते हो कि मैं भाई वही रिकॉर्ड्स दिखाऊं। हमने मान लो यहाँ पे क्वेरी लिखा है, ध्यान से देखिएगा, हमने अगर यहाँ पे क्वेरी लिखा है, सपोज करो, ओके, एंड हमने यहाँ पे कोई क्वेरी लिखा, ओके, एंड नाउ आई वांट टू शेयर द रिकॉर्ड्स। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्रुप क्वेरी करता हूँ, सपोज करता हूँ, मैं अपने आ जाता हूँ इस क्वेरी पे, और अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं उसी क्लास को दिखाऊं, हैविंग। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वही रिकॉर्ड दिखाओ, वही ग्रुप दिखाओ जिस ग्रुप में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 से ज्यादा है, जिस ग्रुप में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 से ज्यादा है। तो मैंने लिखा है 3 से ज्यादा है, काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। मैंने बोला ग्रेटर देन 3 हो, तो देखो सिर्फ 12th बी का इंफॉर्मेशन है। मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो देखो यहाँ पे 12 बी और 12 सी का इंफॉर्मेशन है। मैंने बोला नहीं लेस देन 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 से कम होने चाहिए, तो देखो सिर्फ इतना ही आया। मैंने यहाँ पे कहा कि हैविंग क्लास इज इक्वल टू 12 बी। मुझे सिर्फ 12 बी का ही इंफॉर्मेशन देखना है, लेकिन मैं ग्रुपिंग के वाइज देखना चाहता हूँ, तो देखो ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो हैविंग क्लाउज, देखो 2 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आता है वेयर क्लाउज का,
एक क्वेश्चन आता है वेयर क्लॉज का और एक क्वेश्चन आता है हैविंग क्लॉज का। हैविंग क्लॉज जो है वो कंडीशंस ग्रुपिंग के ऊपर चलता है। जब आप कोई ग्रुप तैयार कर लोगे और आप अगर नंबर ऑफ रोज के बेस पे कंडीशन लगाना चाहते हो तो यू हैव टू यूज द काउंट स्टार। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू उस ग्रुप के ऊपर कोई वैल्यू, जैसे हमने ग्रुप बाय क्लास किया तो हमने क्लास के ऊपर कंडीशन लगाया, हमने क्लास के ऊपर कंडीशन लगाया, इसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो हैविंग क्लॉज को कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करना चाहता हूं और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं हैविंग जेंडर is equal to male, having gender is equal to male। तो सी दैट अननोन कॉलम जेंडर इन दिस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेरी ही नहीं किया था जेंडर का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर जेंडर भी लिख दूं, अगर सपोज करो मैं क्लास के जगह पे जेंडर भी लिख दूं, ये थोड़ा सा गलत आउटपुट आने वाला है हमारे पास अभी, और तब मैं इसी कमांड को रन कर रहा हूं तो देखो अब क्या हो रहा है, इसने सभी के आगे मेल मेल लगा दिया। 12B मेल नहीं है, 12C मेल नहीं है, 12D मेल नहीं है। मेल कौन है? तो मेल तो वो पर्सन हो सकता है, तो ग्रुप है, ये तो ग्रुप है। तो ग्रुपिंग आप क्लास के ऊपर कह रहे हो और कंडीशन आप जेंडर पे लगा रहे हो, वो भी हैविंग क्लॉज के साथ, तो आपको हमेशा गलत आउटपुट मिलेगा। हाँ, आप अगर चाहें तो इस क्वेरी को कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि यहाँ पे हैविंग क्लॉज को हटा देते, आप यहाँ पे ग्रुप बाय को रहने देते और आप यहाँ पे लिख देते वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। मतलब मेल वाले रिकॉर्ड को, जितने भी मेल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप में करो। वो पहले देखो अब ये डबल क्वेरी हो गया। ये क्या करेगा, पहले तो यहां से ये सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करेगा, सिर्फ मेल वाले रिकॉर्ड को निकालेगा। अब उस मेल वाले जो 6 रिकॉर्ड हैं, टोटल 6 रिकॉर्ड हैं, उसको ये 3 ग्रुप में डिवाइड करने की या 2 ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश करेगा, 12B और 12C के बेस पे। तो देखो ये काम कैसे कर रहा है। अगर मैं एंटर की लगा दे रहा हूं तो अब देखो नाउ इट्स गिविंग मी ओनली 6 आउटपुट। कितना आउटपुट दे रहा है? ये हमें टोटल 6 रिकॉर्ड बता रहा है। अगर सिर्फ मेल स्टूडेंट्स की बात करें, मेल जेंडर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, और जब हम उनको ग्रुप बाय क्लास वाइज करते हैं तो हमें क्या मिला कि 12B में टोटल 4 मेल हैं, 12C में हमें, ये जेंडर की आउटपुट गलत है, यहां से जेंडर भूल जाना, ये गलत है, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 12C में ऐसे भी ये मेल रिकॉर्ड्स के ऊपर ही काम हो रहा है तो आप ये भूल जाओ। 12C में एक रिकॉर्ड एक ही मेल है और 12D में एक ही बच्चा है जो कि मेल है ना। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे काम कर रहा है। इस क्वेरी में से इस जेंडर को हटा दो क्योंकि ये गलत आउटपुट है, ये जेंडर वेंडर कोई नहीं दिखा रहा है ये अभी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक ही वैल्यू को दिखा रहा है, ये फीमेल को दिखाएगा नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से समझ गए। तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द मल्टीपल्स। अच्छा, समटाइम्स हमें क्या करना होता है, ग्रुप भी मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर करना होता है। एक से अधिक कॉलम के ऊपर हम ग्रुप करना चाहते हैं। एक से अधिक कॉलम पे जब आप ग्रुप करना चाहते हो, मान लो पहले मैंने जेंडर वाइज ग्रुप कर दिया और फिर मैं क्लास वाइज भी ग्रुप करना चाहता हूं, मैं जेंडर वाइज भी ग्रुप करना चाहता हूं और मैं क्लास वाइज ग्रुप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले तो उसे जेंडर वाइज कैटेगराइज करो, पहले तो जेंडर वाइज उनको अलग अलग कर दो, पहले तो जेंडर वाइज उनको अलग अलग कर दो। ठीक है, जेंडर वाइज उनको अलग कर दो और फिर उनको क्लास वाइज भी अलग कर दो। और अब मैं यहाँ पे जेंडर भी देखना चाहता हूँ, तो देखो ये जो हमें आउटपुट देगा वो कैसे देता है, जरा ध्यान से देखना, है ना। एंटर, क्या हो गया, जेंडर, ओह आई हैव यूज्ड द वेयर क्लॉज आल्सो, वेयर को मैंने डिलीट नहीं किया यहाँ से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो नाउ यू कैन सी दिस, नाउ यू कैन सी दिस कि इसने क्या किया, पहले तो जेंडर वाइज ग्रुपिंग किया और जब जेंडर वाइज ग्रुप किया तो उसको क्या किया, फिर कैटेगराइज किया, उसको क्या किया, फिर इसने कैटेगराइज किया। ठीक है, पहले देखो जेंडर वाइज और फिर क्लास वाइज, पहले जेंडर वाइज और फिर क्लास वाइज, तो जेंडर हो गए। अब इसमें मेल मेल, अब ये देखो 12B 4 स्टूडेंट, 12C में मेल में एक और 12C में फीमेल 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो 2 1 3 4 3 7 हो गए। 12B में फीमेल एक बच्ची है और 12D में एक ही बच्चा है जो मेल है हमारा। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड्स के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द ग्रुप बाय क्लॉज, दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज यहाँ पे, अब मान लो मैंने ये ग्रुप चला दिया और अब मैं चाहता हूं कि हैविंग, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया हैविंग, हैविंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। मुझे सिर्फ फीमेल वाला रिकॉर्ड देखना है, मुझे सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स का ग्रुप देखना है। तो ये देखो अब इसने क्या किया, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया।
गेटिंग? अगर मेल लिख देंगे तो मेल स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। मान लो मैं यहाँ पे क्लास लगा दूं कि क्लास इज इक्वल टू 12C का रिकॉर्ड सिर्फ देखना है हमें, 12C का रिकॉर्ड देखना है। तो देखो इसने सिर्फ 12C के इंफॉर्मेशन को लिखा है कि 12C में मेल कितने हैं और 12C में फीमेल कितने हैं। तो इस तरीके से आप हैविंग क्लॉज को भी यूज कर सकते हो। ओके, सो नाउ द एवरेज हमने क्या देखा आज? टुडे वी आर गोइंग वी लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा आज के टॉपिक में? आज हमने देख लिया एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, और हमने देख लिया ग्रुप बाय, हमने देख लिया ग्रुप बाय, और हमने देख लिया ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। तो ये आपका हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कवर कर दिया है।